इवनिंग एवरीवन। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुरुआत सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में आपको जो मैंने टास्क दिया था उससे करते हैं। बन गया? ऐप बन गई? जल्दी यस और नो। बना ली? बहुत बढ़िया। कितने कंपोनेंट बने? टोटल कितने कंपोनेंट बने? इतना टाइम बना भी ली और नंबर ऑफ कंपोनेंट भी नहीं पता? 6 इंक्लूडिंग नॉट फाउंड। इन 6 में कौन कौन है सौरभ? जरा बताओ कौन कौन 6 हैं। एक तो होम होगा, है ना? लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। यस, एक तो हमारा होम कंपोनेंट होगा, है ना? दूसरा अबाउट होगा, तीसरा पोस्ट होगा। ये तीन तो दिख ही रहे हैं। ठीक, इसके अलावा चौथा कौन होगा? वेरी गुड, इसके अलावा चौथा होगा पोस्ट लिस्ट। पांचवा कौन होगा? पांचवा पोस्ट डिटेल्स होगा। एक पोस्ट डिटेल भी तो होगा। और छठा होगा, बिल्कुल सही, नॉट फाउंड। टोटल इतने कंपोनेंट्स आपको लगेंगे। ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स को भी गिन लें आप तो 7। पर ऐप को हम वैसा कंपोनेंट नहीं मान रहे जिससे कुछ आउटपुट रेंडर हो रहा है, तो अपन मान सकते हैं हमारे कंपोनेंट लेवल पे बनेंगे टोटल 6 कंपोनेंट। तो फटाफट इसको करते हैं अपन इंप्लीमेंट। ठीक है, फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो जल्दी से इसके अंदर अपन चीजें मॉडिफाई करते हैं। शुरू के 3 चाहिए, अबाउट होम नॉट फाउंड चाहिए, पोस्ट और पोस्ट लिस्ट भी चाहिए। बस एक ही नया बनाना है आपको। और वो नया कौन है? वो नया है पोस्ट डिटेल्स डॉट जेएसएक्स। ठीक है, अब जरा इनकी कोडिंग की बात कर लेते हैं। लेट मी क्लोज ऑल ऑफ दिस। अबाउट में कोई बदलाव, कोई चेंज? कोई चेंज नहीं, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, बस आप चाहें तो थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दीजिए, थोड़ी सी पैडिंग दे दीजिए, ताकि आउटपुट में आपको थोड़ा सा क्लियरली नजर आए। और वैसे देखा जाए तो इसमें तो कुछ अबाउट के बारे में, अबाउट व्यू वगैरह भी लिखा हुआ आ रहा है ना? अगर आप चेक करें यहां पर तो ये आपका होम आ रहा है। ठीक, अबाउट को अगर आप चेक करेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको एज पर द क्वेश्चन कर देता हूं चेंज। ये रिटर्न हो गया हमारा, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। रिटर्न के अंदर एक डिव ले लेते हैं, डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। स्टाइलिंग के अंदर लिख देते हैं अपन पैडिंग कितनी हो जाए, 10 की हो जाए। हालांकि कोई खास फर्क आपको पड़ेगा नहीं, बट थोड़ा सा आउटपुट प्रेजेंटेबल जरूर हो जाएगा। डिव के अंदर एक H2 बना लेते हैं, जिसमें लिख लेते हैं अपन अबाउट व्यू, क्योंकि आपने जो डिफॉल्ट कंपोनेंट जनरेट करा है उसमें तो कोई टेक्स्ट भी नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा अबाउट व्यू। अबाउट व्यू के बाद डिव के अंदर लेट्स गो फॉर अ पैरा। पैरा के अंदर अराउंड 20 का एक लॉरम बना लेते हैं। ये हो गया आपका अबाउट कंपोनेंट। सही है, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आपका होम कंपोनेंट है। होम ठीक दिख रहा है? बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बस पैडिंग नहीं है, तो वो यहां से ले आते हैं अपन। तो ये कॉपी करा मैंने और इस डिव की जगह इसको पेस्ट कर दिया। तो ये होम के अंदर का कंटेंट हो गया हमारा। नॉट फाउंड सही है ना? उसमें तो कोई पैडिंग वगैरह अपन को खास चाहिए नहीं, तो वो मैं दे नहीं रहा हूं। अब आते हैं अपन बाकी के 3 कंपोनेंट पे। इन पे कोड चेंज होंगे अब? होंगे। तो शुरू करते हैं अपन सीधे ऐप डॉट जेएसएक्स से, क्योंकि यहीं से सब कुछ कंट्रोल होगा। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये एरे चाहिए जो दिख रहा है? जल्दी क्विक, ये एरे चाहिए जो दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, नैवलिंक चाहिए? जरा ध्यान से देखिए, नैवलिंक ही है ये। यस, जो करंट सेलेक्टेड कंपोनेंट है वो हाईलाइटेड है, तो नैवलिंक ही होगा ये, लिंक तो नहीं होगा ये। नैवलिंक में कोई चेंज आएगा? आएगा नवीन, थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन आएगा। अभी देखना क्या चेंज आएगा। ठीक है, अभी नहीं करता हूं मैं, नैवलिंक को ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन, जैसा हमें अभी समझ में आ रहा है। अभी तो कोई लग नहीं रहा है कि चेंज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं राउट्स की तरफ। पहला वाला राउट सेम है,
फॉरवर्ड स्लैश से होम अभी भी आइडेंटिफाई होगा। वेरी गुड। अबाउट भी ठीक है, बहुत बढ़िया। ये जो आपका पोस्ट है ये भी ऐसा ही रहने वाला है ना, इसको अपन पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये जो यूआरएल है इसका पोस्ट कर देते हैं अपन। ठीक, क्योंकि हमारे पास पोस्ट नाम से दूसरा या पोस्ट डिटेल है वो दूसरे कंपोनेंट को मान लेंगे अपन। तो ये हमारे पास पोस्ट करके राउट हो गया, ऊपर भी अपन पोस्ट कर देते हैं। सही है, दोनों जगह पोस्ट। सही है। इसको कुछ प्रॉप प्रॉप दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे इसको प्रॉप अपन? क्या कारण है कि आप इसको प्रॉप नहीं देने की बात कर रहे हैं? तो जवाब है इसको प्रॉप इसलिए नहीं देंगे, वेरी गुड, क्योंकि इसको हमें आउटपुट में सिर्फ इतना कंटेंट दिखाना है ना। ये कंटेंट आ रहा है आपके इस पोस्ट कंपोनेंट से, और यही टेक ब्लॉग यहां भी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। एम आई राइट? है ना, दोनों जगह आपको एक टेक ब्लॉग नजर आ रहा है। खाली इतना दिखाना है तो इसके लिए तो कोई प्रॉप की जरूरत अपन को नहीं है, तो इसको हम कोई प्रॉप नहीं देंगे। ठीक है, अब ये बताइए इसके कितने चाइल्ड होंगे? तो जवाब है इसके दो चाइल्ड होंगे। ठीक है, कौन कौन दो चाइल्ड होंगे? एक चाइल्ड इसका पोस्ट लिस्ट होगा, और दूसरा चाइल्ड कौन होगा? दूसरा चाइल्ड इसका पोस्ट डिटेल्स होगा, है ना। तो इसका एक और चाइल्ड बना देते हैं अपन, वो हो जाएगा पोस्ट डिटेल, पोस्ट डिटेल्स। ठीक है, अब ये बताइए इनमें से कोई डिफॉल्ट चाइल्ड भी होगा क्या? क्या इन दोनों में से कोई इसका डिफॉल्ट चाइल्ड होगा क्या? तो जवाब है हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब यूजर, गौर से देखिए, पोस्ट पे क्लिक कर रहा है तो क्या पोस्ट की लिस्ट भी दिख रही है? इसका मतलब जब पेरेंट पोस्ट कंपोनेंट लोड होगा, पेरेंट पोस्ट कंपोनेंट लोड होगा, तो वो अपने साथ साथ चाइल्ड पोस्ट लिस्ट को भी लोड करेगा। और ये तभी संभव है जब रिएक्ट को आप ये बताएं कि पोस्ट लिस्ट पोस्ट का डिफॉल्ट चाइल्ड है, बाय बाय प्रोवाइडिंग इंडेक्स प्रॉप। ऑल गुड, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए जो पोस्ट डिटेल्स है इसको भी क्या प्रॉप चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कारण? कैन वी रेंडर डिफॉल्ट प्रॉप्स फ्रॉम पोस्ट? नहीं नवीन, डिफॉल्ट तो यहीं से आएगा ना जब आप इंडेक्स कर रहे हैं तो। और अगर आपको लग रहा है सर मैं वहां डायरेक्ट पोस्ट कर दूंगा, अगर आप वहां से पोस्ट लिस्ट कर देंगे तो हमेशा पोस्ट लिस्ट जनरेट होगा। जबकि नोटिस करो जब अपन किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या अभी भी पोस्ट लिस्ट आ रही है? अगर मैं रिएक्ट हुक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या अभी भी रिएक्ट हुक्स आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, इसकी जगह फिर डिटेल्स आ रही है ना। दैट मीन्स मुझे पेरेंट कंपोनेंट के अंदर आउटलेट लिखना पड़ेगा ना, रादर देन माय एक्चुअल कंपोनेंट नेम। दैट मीन्स मुझे इसको यहीं से रेंडर कराना पड़ेगा फ्रॉम माय app.jsx। चलूं आगे? क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हो गया आपका app.jsx का काम पूरा। इसमें और कहीं कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा है, बस यहां चेंज आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा वो हम डिस्कस करके समझे क्यों आएगा। बाकी सब बढ़िया है। इंपोर्ट वगैरह चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट हमारा पोस्ट डिटेल नहीं हुआ है तो उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहां पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट और आ जाएगा, इंपोर्ट पोस्ट डिटेल्स। नमन, इंडेक्स और पाथ साथ में नहीं आता है, इंडेक्स और एलिमेंट तो आता है ना, याद करो। इंडेक्स और पाथ साथ में नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा डॉट फॉरवर्ड स्लैश कंपोनेंट, और ये हो गया हमारा पोस्ट डिटेल। ठीक है, ये हो गया आपका app.jsx तैयार। अब चलिए पोस्ट कंपोनेंट के पास। ठीक है, इसका नाम है पोस्ट कर रहा हूं। लेट मी रीनेम दिस एंड आई कॉल इट पोस्ट। यहां भी, यहां भी, और हमारे ऐप के अंदर भी। ठीक है, ये भी पोस्ट हो गया, और ये भी पोस्ट है, और ये भी पोस्ट होगा। इंपोर्ट वगैरह सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब आउट को कर दे रहा हूं क्लोज, होम को कर दे रहा हूं क्लोज, बाकी दो को रख रहा हूं मैं ओपन। ठीक, अब ये बताइए जो पोस्ट है इसमें कुछ चेंज आएगा कि इसका कोड ऐसे ही रहेगा? इसमें कुछ चेंज आएगा या इसका कोड ऐसे ही रहेगा? वेरी गुड नवीन, ये बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर इसमें डिफॉल्ट पोस्ट लिस्ट नहीं दिखानी है आपको? दिखानी है, पर वो यहां से मैनेज हो रही है। दिखानी है, पर वो यहां से मैनेज हो रही है ना, इस इंडेक्स के कारण।
हमें कुछ नहीं करना है। अपने आप रिएक्ट राउटर ये देखते हुए कि आपने यहां इंडेक्स बोला हुआ है, जब जब पोस्ट कंपोनेंट को लोड करेगा तब तब आउटलेट की जगह पोस्ट लिस्ट को भी लोड करेगा। सही है, वेरी गुड। अब चलते हैं पोस्ट लिस्ट के पास। पोस्ट लिस्ट में कोई चेंज आएगा या पोस्ट लिस्ट जैसा है वैसे ही रहेगा? ये रही आपकी पोस्ट लिस्ट। कोई चेंज आएगा या ये भी सेम है? वेरी गुड मुनीब। पोस्ट लिस्ट के अंदर अब आपको इसको क्लिकेबल करना पड़ेगा। पिछली बार जब आप इसको जनरेट कर रहे थे तो ये क्लिकेबल नहीं था, अब अपन को इसको करना पड़ेगा क्लिकेबल, है ना। और इसको क्लिकेबल क्लिकेबल करने के लिए एलआई के अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा? एलआई के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा लिंक। ठीक है, लिंक के साथ टू लगाना पड़ेगा। जी हाँ, लिंक के साथ टू लगाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आप टू के अंदर क्या देंगे। टू के अंदर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आएगी तो करली ब्रेस लगेंगे। ठीक है, सिंगल को बैकटिक आएगा, बैकटिक के बाद हम लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश पोस्ट लिखेंगे, और इसके बाद कुछ देंगे क्या? इसके बाद इसको हम लोग कुछ देंगे। वेरी गुड, क्या देंगे आप इसको? बहुत बढ़िया, आप इसको देंगे पोस्ट आईडी। लेकिन ये जो पोस्ट आईडी आप दे रहे हैं ये किधर लेकर जाएगा, किस कंपोनेंट की तरफ रीडायरेक्ट करेगा? ये किस कंपोनेंट की तरफ रीडायरेक्ट करेगा ये पूछ रहा हूं मैं। ये जो पोस्ट आप देंगे ये कहां लेकर जाएगा? नॉट फाउंड की तरफ लेकर नहीं जाएगा। अरे अरे अरे, अभी नहीं अभी नहीं, आप कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। ऑफ कोर्स अपन ने इसको मैनेज नहीं करा है, लेकिन हमारी इच्छा क्या है कि जब ये चले तो पोस्ट डिटेल रेंडर हो ना। दिस इज व्हाट वी वांट ना, कि इससे पोस्ट डिटेल कनेक्ट हो जाए। तो कनेक्ट करना पड़ेगा हमें इससे पोस्ट डिटेल को, कि नहीं करना पड़ेगा ना? तो ऐप डॉट जेएस में कुछ सुधार करने की जरूरत है जी। ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर एक चीज हम मिस कर गए, वो अपन को ऐड करनी पड़ेगी। और वो क्या होगी? वो ये होगी कि यहाँ पाथ नहीं दिया हमने, तो यहां अपन को देना पड़ेगा एक पाथ प्रॉप, और पाथ प्रॉप में लिखना पड़ेगा कोलन पोस्ट आईडी, है ना। तभी तो समझ में आएगा रिएक्ट को कि ये वाले कंपोनेंट को रेंडर करना है। सही कह रहा हूं, है ना। और इसके अंदर छोटा सा एक चेंज आएगा, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन डाल रहे हैं, तो पोस्ट के बाद ये चीज आ जाएगी डॉलर के अंदर, करली ब्रेस फॉलोड बाय योर पोस्ट आईडी लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डॉलर पोस्ट, बल्कि ये पोस्ट आईडी भी नहीं होगा, पोस्ट डॉट पोस्ट आईडी होगा। सही है, पोस्ट आईडी तो आपके उस पोस्ट ऑब्जेक्ट के पास है जो आपने वहां बना रखा है। करेक्ट, एम आई राइट? है ना। अभी लिंक टैग क्लोज नहीं हुआ है इसलिए एरर आ रही है, उसको इग्नोर करिए। अभी बाकी जो दिख रहा है वो समझ आ रहा है ना। तो ये आपका पोस्ट कंपोनेंट हो गया, ये हो गया सॉरी पोस्ट डॉट आईडी, नॉट पोस्ट आईडी, पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है, बाकी लिंक कंपोनेंट समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब मैं ये चाहूंगा इस लिंक के अंदर डिस्प्ले क्या कर दिया जाए। अब मैं चाहूंगा इस लिंक के अंदर अपन डिस्प्ले पोस्ट का टाइटल कर दें। और अगर आप थोड़ा सा यूआई पे ध्यान दें तो पोस्ट का टाइटल बोल्ड आ रहा है। कैन यू नोटिस दैट? रिएक्ट हुक्स आपको बोल्ड में दिख रहा है। सो आई विल गो फॉर एन H4 टैग, and within H4 I'll again write my JS expression which will be post dot title like this. ये अब आपका पोस्ट लिस्ट कंपोनेंट का इंटरनल कोड। इफ एवरीथिंग इज गुड क्लियर लिख दीजिए, अगर जरा भी डाउट है तो पूछिए। क्लियर है ना। अब जो मैं बात बोल रहा था वो सुनिएगा गौर से। ये जो लिंक है ये एंकर में कन्वर्ट होगा। हाँ होगा। ऐप डॉट जेएसएक्स का जो नैव लिंक है वो भी एंकर में कन्वर्ट होगा। होंगे ना दोनों एंकर में कन्वर्ट। इसका मतलब आपने जो ये सीएसएस बना रखी है, बना रखी है आपने कुछ सीएसएस फाइल, ये ऐप डॉट सीएसएस, इसमें जो आपने एंकर को लेकर कोडिंग लिखी है कि कलर ब्लैक हो जाए, पैडिंग आ जाए, ये जो आपने सीएसएस बना रखी है, क्या ये सीएसएस इन पे भी अप्लाई हो जाएगी? इन एंकर्स पे हो जाएगी ना। और आप चाहते हैं कि ये सीएसएस किस पे अप्लाई हो, सारे एंकर पे, कि सिर्फ ऐप डॉट जेएसएक्स के एंकर पे, है ना। कैसे कहेंगे आप रिएक्ट को कि इनसे जो एंकर बने उसी पे सीएसएस अप्लाई करो? तो कैसे करेंगे? नैब लिंक तो आपने दिया ही है,
बट कैसे कहेंगे ब्राउजर को या रिएक्ट को कि ये सीएसएस सिर्फ इसके एंकर्स पे अप्लाई हो? वेरी गुड नवीन। या फिर सबसे सिंपल तरीका, क्या इन नैव लिंक्स को हम एक क्लास नेम दे दें? से फॉर एग्जांपल क्लास नेम इक्वल टू टॉप, चलेगा? ठीक है, और क्लास नेम देना सेंसेबल भी है। क्लास नेम तभी देते हैं ना जब मल्टीपल कंपोनेंट पे कॉमन आपको स्टाइलिंग अप्लाई करनी हो। तो इन सभी पे आपको एक कॉमन स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो मैंने इनका क्लास नेम दे दिया टॉप। अब जब मैं ऐप डॉट सी एस एस में जाऊंगा तो मैं खाली ए नहीं लिखूंगा, क्या चेंज कर दूंगा मैं? वेरी गुड, मैं लिख दूंगा ए डॉट टॉप। So this particular piece of CSS style will be applied to only those anchors who have a class of top. Got the point? है ना? ऐसे ही ये जो a colon hover है, this should not be applicable to every anchor. This should be applicable to only those anchor who have a class of top. So a dot top colon hover. ऐसे ही ये जो मैं एक्टिव लगा रहा हूं, ये भी मुझे उन्हीं पे लगाना है जिनकी क्लास क्या है, जिनकी क्लास टॉप है। तो फिर दो दो क्लासेस अप्लाई हो जाएंगी क्या, टॉप भी और एक्टिव भी? हाँ, हो जाएंगी। हम एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, हम एक एलिमेंट को मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते, पर मल्टीपल क्लासेस देना अलाउड है। तो हमारा एक एंकर ऐसा होगा जिसकी क्लास टॉप भी होगी और उसकी क्लास एक्टिव भी होगी, उस पे ये दो रूल सेट लगेंगे। बाकी सब पे वो रूल लगेंगे जो टॉप के लिए आपने बोले। सही है, बहुत बढ़िया। इसको भी कर लेते हैं अपन सेव। अब आता है आपका लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट विच इज पोस्ट डिटेल। सबसे पहले आरएफसी, ठीक है, इसको कर लिया अपन ने जनरेट। अब अंदर बताइए क्या लिखने वाले हैं आप इसमें? प्रॉप प्रॉप चाहिए कुछ इसको? इसको प्रॉप्स के तौर पे वो आपका एरे सेंड होगा जिसके अंदर आपने ब्लॉग पोस्ट रखी हुई है सारी। ठीक है, और क्या चाहिए इसको एरे के अलावा? तो एरे के अलावा इसको वो आईडी चाहिए जिसपे यूजर ने क्लिक करा है, और वो आईडी इसको कौन अवेलेबल कराएगा? वेरी गुड, वो आईडी इसको अवेलेबल कराएगा यूज परम्स। ठीक है, और आपने की का नाम पोस्ट आईडी रखा है। यस, अपन ऐप डॉट जेएसएक्स में जाकर चेक करें तो हमारी की का नाम है पोस्ट आईडी, इसी नाम से की बनेगी। तो मैं जब डिस्ट्रक्चरिंग करूंगा तो इसी नाम से करूंगा। ये हो जाएगा मेरा कॉन्स्ट पोस्ट आईडी इक्वल टू यूज परम्स। तो हमारे पास पोस्ट आईडी डिस्ट्रक्चर होकर आ जाएगा एज एन इंडिविजुअल की, जिसकी हमें मिल जाएगी वैल्यू। चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब इस पोस्ट आईडी वाली पोस्ट को सर्च करना है प्रॉप्स के अंदर बैठे हुए एरे में। तो पहले प्रॉप्स वाला एरे भी अपन डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं जी, वो भी कर लें। क्या नाम दिया है आपने उस एरे को? ऐप डॉट जेएसएक्स से भेजते वक्त आपने उसको नाम दिया है पोस्ट्स, तो इसी नाम से उसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉप्स, आ जाएगा हमारे पास पोस्ट नाम का एरे। वेरी गुड। एरे पे सर्चिंग कैसे करते हैं? एरे पे सर्चिंग कर चुके हैं, फाइंड से करते हैं। फाइंड पैरामीटर में क्या लेगा? कॉल बैक लेगा। जिस कॉल बैक में वो एरे का एक एक पोस्ट ऑब्जेक्ट देगा, और जिसके लिए भी ट्रू आ गया वो पूरा पोस्ट ऑब्जेक्ट आपको लौटा देगा। ट्रू आए इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं? पोस्ट डॉट आई डी, यस नमन, ट्रिपल इक्वल टू की जगह जानबूझ के डबल इक्वल टू, और डबल इक्वल टू के बाद पोस्ट आईडी। और इसकी रिटर्न वैल्यू को बिल्कुल टाइप चेक नहीं करनी है, सिर्फ वैल्यू कंपेयर करके छोड़ देना है। और इसकी रिटर्न वैल्यू को हम लोग रिसीव भी करने वाले हैं। यस, इसकी रिटर्न वैल्यू को हम लोग रिसीव भी करने वाले हैं, है ना? तो इसकी रिटर्न वैल्यू को मैं रिसीव कर लूंगा इनटू कॉन्स्ट पोस्ट ओबीजे। ठीक, अब या तो मेरे पोस्ट ओबीजे में पोस्ट आएगी और या मेरे पोस्ट ओबीजे में अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड कब आएगा? जब यूजर ने खुद ही यूआरएल टाइप कर दिया और की जगह ऐसी आईडी पास कर दी जो मेरे ब्लॉग पोस्ट की किसी पोस्ट की आईडी है ही नहीं। उसे ट्रैप करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ लगा देते हैं। तो मैं यहां लिख दूंगा इफ नॉट पोस्ट ओबीजे, यानी अगर पोस्ट ओबीजे अनडिफाइंड है तो ये कंडीशन ट्रू, रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न के अंदर हमारा एक मैसेज H3 सॉरी नो पोस्ट विद आईडी डॉलर पोस्ट आईडी फाउंड, ये हमारा मैसेज। ठीक, रिटर्न से काम यही खत्म हो जाएगा। अगर इफ में नहीं गए
तब हमें आगे की चीज सोचनी है। अब क्या करना है आगे, अब क्या करना है आगे, तो अब आपको लिखना है एक रिटर्न और खूब सारा डेटा कराना है रिटर्न। खूब सारे में कौन कौन आ गया, खूब सारे में एक तो अपन डिव लगा देते हैं, ठीक है बिल्कुल, ये एक डिव लगाया मैंने। डिव को यहां पर अपन कर देते हैं क्लोज। डिव के अंदर अब आपको क्या क्या चाहिए, तो मेरे को एक तो पैरा चाहिए, जिस पैरा के अंदर आई वॉन्ट टाइटल टू बी डिस्प्लेड। आई होप टाइटल हमारा स्ट्रॉन्ग में आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये जो आईडी आ रहा है, ये जो टाइटल आ रहा है और डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये तीनों हेडर्स हमारे स्ट्रॉन्ग में है। सो विल गो फॉर स्ट्रॉन्ग, आईडी कोलन, और स्ट्रॉन्ग के बाहर फिर हम लिख देंगे डॉलर पोस्ट डॉट आईडी। ठीक है, क्लियर है ये? वेरी गुड, ये आपकी एक पोस्ट हो गई जिसका आपने आईडी डिस्प्ले करा दिया। पोस्ट है हमारे पास नहीं, हमारे पास पोस्ट ओबीजे है, इट शुड बी पोस्ट ओबीजे डॉट आईडी। देन इसी पैरा को दो बार और कॉपी पेस्ट कर दें अपन, ठीक, ये हो जाएगा हमारा नेम पोस्ट ओबीजे डॉट, ये हो जाएगा हमारा टाइटल, आप भी टाइटल ही लिख दें, और ये तीसरा वाला हो जाएगा आपकी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन, अपन भी यहां लिख दें पोस्ट ओबीजे डॉट डिस्क्रिप्शन। समझ आ रहा है? ये वाला रिटर्न हमारा हट जाएगा, एक्सपोर्ट वाला स्टेटमेंट हमारा रहेगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? चलें आगे। चलिए अब इनको कर लेते हैं अपन एग्जीक्यूट। ये हमारा राउटर एग्जाम्पल आई थिंक 9 था, 10 था, सॉरी, राउटर एग्जाम्पल 10, लाइन नंबर 67। ओके, कहां पर, पोस्ट डिटेल में, लाइन नंबर 6 कहां पर, कहां पर अभिषेक? ऐप में, पोस्ट डिटेल्स में? बोलिए, क्या हो गया इसमें, क्या हो रहा है इससे ऐसा? इससे डीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। सुनिए क्या होता है ये, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन, उसके अंदर आपने रखा एक एज, ठीक है, एज की वैल्यू आपने रखी 24, एक आपने रखा नेम, नेम की वैल्यू रखी अनिल, दो चीजें रखी। मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एज और नेम। मैं चाहता हूं इन एज और नेम में, इन एज और नेम की वैल्यू कॉपी हो जाए, तो जावास्क्रिप्ट में क्या करोगे? माइक ऑन करिए अभिषेक। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाँ जी अभिषेक बोलिए, क्या करेंगे आप? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अभिषेक। क्या करोगे अभिषेक, अगर मुझे इस एज वेरिएबल में ये वाली एज चाहिए? तो पर्सन डॉट एज से नहीं ले लेंगे? क्या लिखेंगे, पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ऐसा होगा कुछ, एज इक्वल टू पर्सन डॉट एज, यस सर। है ना, और नेम इक्वल टू पर्सन डॉट नेम। यस इसका सर। मतलब दो लाइनें लगेंगी। यस सर। जावास्क्रिप्ट आपको इस कोड को एक लाइन में करने का मौका देगी, और वो ऐसा है कि आप इसको ऐसे लिख देंगे, लेट करली ब्रेस, करली ब्रेस के अंदर एज कॉमा नेम इज इक्वल्स टू खाली पर्सन। आप जावास्क्रिप्ट पर्सन के अंदर जाकर इस एज नाम की प्रॉप को इस एज वेरिएबल में कॉपी कर देगी, नेम को नेम में कर देगी। इसको हम लोग बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग, ओके सर। जावास्क्रिप्ट का एक टॉपिक। ओके, फायदा क्या हुआ? कोड का लाइन कम लिखना पड़ा। यस, कोड की लाइनें हमारी कम हो गई। कल को अगर इसके अंदर 15-20 प्रॉप्स होते, मैं 15-20 लाइनें लिखता। और बिल्कुल सही कहा नमन आपने, अगर यही काम मैं एरे पे कर रहा होता, डिस्ट्रक्चरिंग एरे की भी होती है, और उसमें करली ब्रेस की जगह स्क्वायर ब्रैकेट लग जाते हैं। क्लियर?
Yes, sir. ओके ओके, सो लेट्स गो टू आर एग्जाम्पल. राउटर एग्जाम्पल 10. ठीक. npm rundev. कुछ इंपोर्ट वगैरह भूल तो नहीं गए अपन ना? चलो ठीक है. ये इतने पास पास, ऐसा क्यों? कोई गैप ही नहीं आ रहा इनमें. यस, अपन ने क्या प्रोवाइड नहीं करा? अपन ने प्रोवाइड नहीं करा मार्जिन. चलो कहां चलें? ऐप डॉट जेएसएक्स में चलें. किसको मार्जिन दे दें? वेरी गुड. या तो यहां मार्जिन दे दे, और या फिर अपन अपनी सीएसएस में जाकर दे सकते हैं. सीएसएस में तो पैडिंग अपन ने दे रखी होगी. पैडिंग कम है मुझे लग रहा है, थोड़ी सी बढ़ा दी जाए. अब क्या करें? यस, बिल्कुल ठीक. कहां पर स्पेस आ गई है? ए डॉट टॉप में आ गई है. दैट्स द रीजन कि आपका स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये हो गए आपके पास होम, अबाउट और पोस्ट. ठीक. अब अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, आई एम गेटिंग द अबाउट कंपोनेंट. पोस्ट पे क्लिक करूंगा, एक्सेप्शन, कुछ इंपोर्ट नहीं हुआ. यस, लिंक इंपोर्ट नहीं हुआ. कहां नहीं इंपोर्ट हुआ? पोस्ट लिस्ट में. तो चलिए पोस्ट लिस्ट में लिंक को इंपोर्ट करते हैं. सो विल गो फॉर इंपोर्ट फॉलोड बाय लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम. ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पोस्ट लिस्ट के अंदर. ये नहीं करेंगे तो रेंडरिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है, बाकी सही है. चले आगे. गुड. बाकी देखते हैं. लेट मी सेव दिस. यस, अब आपकी पोस्ट लिस्ट भी रेंडर हो रही है. लेट मी क्लियर दिस. रिफ्रेश. नो एरर्स. और अब आप हुक्स पे क्लिक करेंगे तो हुक्स का डेटा, राउटर पे क्लिक करेंगे तो राउटर का, रिडक्स पे क्लिक करेंगे तो रिडक्स का डेटा, होम पे क्लिक करेंगे तो होम, अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट. ऑल गुड. चला जाए आगे. सही है. नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक कॉल्ड राउटर, और वो है प्रोटेक्टेड राउट्स बनाना. ठीक. अब याद करिए, आपने कुछ दिनों पहले एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई थी कि यूजर को आप डैशबोर्ड पे भेज रहे थे, और डैशबोर्ड पे यूजर डायरेक्ट जा रहा था बिना लॉगिन करे. कहने का मतलब, आपकी एप्लीकेशन में क्या कुछ ऐसे राउट्स होंगे जिन्हें यूजर किसी कंडीशन पे ही एक्सेस कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डैशबोर्ड पे जाना है या मुझे अपने प्रोफाइल पेज पे जाना है, तो मेरा लॉग्ड इन होना कंपलसरी है. ऐसा है क्या? यस, बिल्कुल ऐसा है. ऐसा नहीं है कि हर राउट सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होगा. बहुत सारे राउट्स आपके पेज में, आपकी ऐप में ऐसे होंगे जिन पे आने के लिए यूजर को एटलीस्ट लॉग इन होना पड़ेगा, या कोई और कंडीशन जो भी आपके कोड के अनुसार फिट बैठ रही है वो उसको करनी पड़ेगी सेटिस्फाई. ये करने के लिए आप रिएक्ट राउटर्स में जो यूज करते हैं उसका नाम होता है प्रोटेक्टेड राउट्स. तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लीजिए. समझ आ रहा है प्रोटेक्टेड राउट्स किन के लिए अवेलेबल है? सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो आपकी एप्लीकेशन के ऑथराइज यूजर हैं. अब यहाँ ऑथराइज का मतलब लॉगिन भी हो सकता है, या ऑथराइज का मतलब कुछ प्रिविलेजेस भी हो सकता है, जैसे एडमिन प्रिविलेज या यूजर प्रिविलेज, समथिंग लाइक दैट. क्लियर? ठीक है. इसका मतलब, अगर आपको प्रोफाइल पेज अपनी सोशल मीडिया ऐप पे एक्सेस करना है, तो सोशल मीडिया ऐप आपको लॉगिन करने को तो कहेगी. आप लॉगिन करेंगे तो ही आप प्रोफाइल पेज पे जा पाएंगे. ठीक. ये सब करने के लिए जो आप करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टेड राउट्स. फायदा क्या है? फायदे ही फायदे हैं. सबसे बड़ा फायदा, आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाती है. हर पेज हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होता. दूसरा, आप सेंसिटिव डेटा को रोक सकते हैं अनऑथराइज एक्सेस होने से, और सिर्फ ऑथराइज यूजर्स को आप अपने एप्लीकेशन के स्पेसिफिक पेजेस पे भेज सकते हैं. स्पेसिफिक पेजेस जैसे जैसे प्रोफाइल, डैशबोर्ड, एडमिन पैनल, ये हर एक के लिए नहीं है, ये कुछ लिमिटेड सेट ऑफ यूजर्स के लिए होते हैं. अब रिएक्ट राउटर V6 के अंदर प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने के लिए नए फीचर्स आए हैं. पहले बहुत डिफिकल्ट होता था प्रोटेक्टेड राउट्स बनाना. अब रिएक्ट राउटर V6 ने इसको बहुत सिंपल कर दिया. रिएक्ट राउटर V6 का ये कहना है कि अगर आपको प्रोटेक्टेड राउट्स बनाने हैं तो आपको हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे. क्या बनाने पड़ेंगे? हाई ऑर्डर कंपोनेंट. तो पहले ये बताइए, ये हाई ऑर्डर वर्ड आज से पहले भी कभी आया है आपके सामने? और भी कभी ये वर्ड सुना है आपने, हाई ऑर्डर? कब सुना है? यस नवीन, आपने हाई ऑर्डर फंक्शन सुना है.
और हाई ऑर्डर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम कॉल बैक एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने जावा स्क्रिप्ट में कहा सेट टाइम आउट, तो टाइम आउट को जो मैं ये एरो फंक्शन पास कर रहा हूं, ये तो आप सबको पता है कॉल बैक है, लेकिन खुद सेट टाइम आउट हो जाएगा हाई ऑर्डर फंक्शन। बिल्कुल जैसे आप एक फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर रहे हैं, ऐसे अगर आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट को रख दें, तो जो बाहर वाला कंपोनेंट है वो रिएक्ट की भाषा में क्या बन जाएगा? जो बाहर वाला कंपोनेंट है वो रिएक्ट की भाषा में बन जाएगा हाई ऑर्डर कंपोनेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये तो हम इतने दिन से कर रहे थे, लेकिन आप इतने दिन से याद करिए, कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट नहीं रख रहे थे, आप राउट के अंदर राउट रख रहे थे ना। लेकिन अगर रिएक्ट में आप कंपोनेंट के अंदर कोई कंपोनेंट रख देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिएक्ट की वोकैबुलरी में बोलते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट। ये आ रहा है समझ? है ना? अब बहुत जरूरी दो बातें गौर से सुनना। सबसे पहली बात, इमेजिन करिए मेरे पास, मतलब कंपोनेंट प्रॉप से पास होगा नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से पास होगा प्रत्युष, वही बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट ए है, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैंने कंपोनेंट ए को यहां से एक प्रॉप पास करा, क्या प्रॉप पास करा? चलो मैंने मैसेज पास करा, मैसेज इक्वल टू हाई। क्या ये मैसेज प्रॉप्स नाम के ऑब्जेक्ट में मैसेज नाम की प्रॉपर्टी बन के जाएगा? है ना, ये हमें पता है। द गुड थिंग इज दैट आप इस कंपोनेंट ए की बॉडी के अंदर जाकर कंपोनेंट बी को लिख सकते हो, लाइक दिस। और अगर आपने रिएक्ट में कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी को लिख दिया, तो जो कंपोनेंट ए है वो बन जाएगा हाई ऑर्डर कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट बी है वो इसका चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा। ये भी क्लियर है ना? अब सवाल है, क्या ये कंपोनेंट बी हमें कंपोनेंट ए में मिलेगा, जैसे हमको ये हाई मिलेगा मैसेज के नाम से? तो जवाब है बिल्कुल मिलेगा। ये भी जाएगा प्रॉप्स के अंदर, गौर से सुनना, ये भी जाएगा प्रॉप्स के अंदर, पर इसके लिए रिएक्ट प्रॉप्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्रिएट करेगी, और उस प्रॉपर्टी का नाम है चिल्ड्रन। उस प्रॉपर्टी का नाम है चिल्ड्रन। इसका मतलब इस पीस ऑफ कोड के रन होने पर, ध्यान देना, प्रॉप्स के पास कितनी प्रॉपर्टीज आएंगी? दो प्रॉपर्टीज आएंगी। एक प्रॉपर्टी का नाम मैसेज होगा जिसकी वैल्यू हाई होगी, और एक का नाम चिल्ड्रन होगा, जो ये पूरा कोड है, ये पूरा कंपोनेंट भी चिल्ड्रन है। यस, ये पूरा कंपोनेंट भी चिल्ड्रन है। ये भी याद रखना, यहां मल्टीपल कंपोनेंट भी आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट सी भी भेज सकते हो, तो बी और सी दोनों मिलकर किस में चले जाएंगे? बी और सी दोनों मिलकर चिल्ड्रन में चले जाएंगे, और तब चिल्ड्रन क्या बन जाएगा? तब चिल्ड्रन एक एरे बन जाएगा। रिएक्ट उसको एक एरे बना देगी अगर यहां तुमने मल्टीपल कंपोनेंट रखे तो। प्रॉप्स कंपोनेंट बी को अवेलेबल होगा, कंपोनेंट बी का प्रॉप तो अलग है, कंपोनेंट बी के प्रॉप से कोई मतलब नहीं है, ये उसके प्रॉप की बात हो रही है जो कंपोनेंट ए का प्रॉप है। ठीक है? इस समय कौन किसके अंदर जा रहा है चाइल्ड बनकर? ए के अंदर बी जा रहा है ना, तो बी खुद प्रॉप्स में जाकर बैठेगा ना। बी का अपना प्रॉप तो अलग है, वो होगा जो आप बी के साथ यहां पास करोगे, या बी के अंदर आपने सी पास करा होता तो बी का प्रॉप सी बन जाता। अभी तो हम मान रहे हैं बी चाइल्ड है ए का, तो रिएक्ट बी को ए के अंदर एक प्रॉपर्टी में जाकर रख देगी, जिस प्रॉपर्टी का नाम रिएक्ट ने चिल्ड्रन दिया है। अगर डायरेक्ट कंपोनेंट बी को कंपोनेंट ए में इंपोर्ट करके कॉल कर ले, तब नहीं वहां एचओसी होगा, नहीं तब नहीं होगा ना, तब नहीं होगा, तब आप रेंडरिंग करवा रहे हो। इस वक्त आप सोचो, मैं सीधे इसको रैप अप कर रहा हूं कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट। ओके नवीन, वो रेंडरिंग का केस है, वो तो करते ही हैं अपन, यस और नो, वो तो करते ही हुआ। कंपोनेंट ए के अंदर आप एक रिटर्न लिखते हो, रिटर्न के अंदर कंपोनेंट बी लिख देते हो, वो आप रेंडरिंग कर रहे हो। यहां तो सीधे कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों को नेस्टेड वे में आप लिख रहे हो। क्लियर? चलो आगे। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप कंपोनेंट ए के अंदर सिर्फ कंपोनेंट बी पास कर सकते हो, है ना। ये आपने ए बनाया, जरूरी नहीं है बी पास हो, आप यहां एचटीएमएल भी लिख सकते हो, लाइक दिस। ये भी जाकर किसमें स्टोर होंगे? ये भी जाकर
चिल्ड्रन में ही स्टोर होंगे। दैट मीन्स इनसाइड अ आपने ऐसा कभी नहीं करा है, याद करिए, ऐसा रिएक्ट पढ़ते वक्त आपने कभी भी नहीं करा है। आपने रिटर्न के अंदर किसी कंपोनेंट को पास करा है, पर ऐसा कभी नहीं करा है कि एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट पास कर दिया हो, या एक कंपोनेंट के अंदर आपने एचटीएमएल पास कर दी हो। कभी ऐसा नहीं करा है आपने। इस तरीके से जब आप करते हैं तो चिल्ड्रन नाम की एक प्रॉपर्टी बनती है, और वो जाकर इनको होल्ड कर लेगी। तो अब कंपोनेंट ए के अंदर पैराग्राफ जाकर चिल्ड्रन में रह जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ रेंडर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नवीन। तब तक नहीं होगा जब तक अपन इसको रेंडर कराने का कोड नहीं लिखेंगे। नहीं होगा। ये जाकर किस में बैठ जाएगा? ये बस जाकर चिल्ड्रन में बैठ जाएगा। जैसे मुझे बताओ, जैसे मुझे एक बात का जवाब दो। अगर मैंने कंपोनेंट ए बनाया और मैंने उसको पास करा मैसेज इज इक्वल टू हाई, तो अब आप मेरे को बताओ, जब कंपोनेंट ए रेंडर होगा तो हाई दिखेगा कि नहीं? नहीं दिखेगा ना। मुझे कोड लिखना पड़ेगा ना इसको दिखाने का। बस मुझे ये मिल जाएगा इनसाइड प्रॉप्स। वैसा ही इस पैराग्राफ के साथ होगा। ये आपको मिल जाएगा इनसाइड अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चिल्ड्रन। रेंडर कराना आपका काम है। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हो गया हाई ऑर्डर कंपोनेंट? अब इसका जरा प्रॉपर सिंटेक्स भी आप देख लो। गॉट इट? प्रॉपर सिंटेक्स में आपको कुछ एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। ये किसी कंपोनेंट के रिटर्न में लिखेंगे? नहीं, रिटर्न में नहीं लिख रहे हैं अपन। रिटर्न में लिख सकते हैं नमन, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन जब ये चीज करेंगे तो अपन इसको रेंडरिंग, अपन इसको ऐप के अंदर लिखा करेंगे। जब हम लोग ऐप बनाएंगे ना, तब हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि एक के अंदर दूसरे को हम लोग नेविगेट कर दें, या एक को दूसरे के अंदर एम्बेड कर देंगे हम। आ रहा है समझ? है ना? अगर आपको लग रहा है तो सर अभी भी तो हम ये करते थे, नहीं करते थे अभी हम ये। देखो ध्यान से, अभी तक हम क्या करते थे, ध्यान से सुनना। अभी तक हम लिखते थे राउट, यस नो करते जाना। राउट के बाद हम लोग लिखते थे एलिमेंट, और यहां लिखते थे हम लोग कंपोनेंट ए, इसको बंद कर देते थे। ये हमारा एलिमेंट ब्रेस बंद होता था। राउट बंद हुआ, इसके अंदर हम लोग दूसरा राउट लिखते थे, और दूसरा राउट लिखकर हम मानते थे ये राउट का ये राउट चाइल्ड हो गया है। यही कर रहे हैं ना आप पिछले 4 दिन से, है ना? ये हाई ऑर्डर कंपोनेंट नहीं है। आप देखो हाई ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, क्या नया कोड होगा। अब हम राउट लिखेंगे, वॉच वेरी केयरफुली। राउट के बाद हम एलिमेंट लिखेंगे, करली ब्रेस ओपन करेंगे, और सारा खेल इस करली ब्रेस में खेला जाएगा। इस करली ब्रेस के अंदर हम लोग लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स में कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए का एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे, उसको पूरा क्लोज नहीं करेंगे। इसके अंदर जाकर लिख देंगे हम लोग कंपोनेंट बी। कंपोनेंट बी को ऐसे क्लोज कर देंगे, और ऐसे हम कंपोनेंट ए को क्लोज कर देंगे, और फिर किसका ब्रेस बंद करेंगे? फिर हम एलिमेंट का ब्रेस बंद करेंगे। फिर किसका एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे? फिर हम राउट्स का एंगुलर ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है? और ये राउट खुद नेस्टेड नहीं है, ये भी समझ रहे हो? ये राउट नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड है कंपोनेंट ए के अंदर कंपोनेंट बी। ठीक, अब सवाल है सर इतनी मेहनत क्यों? तो इसका जवाब ये है कि ये जो कंपोनेंट बी है, ये रेंडर तभी होगा जब मैं कंपोनेंट ए के अंदर अपनी कंडीशन चेक कर लूंगा। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं इसको रेंडर कराऊंगा, नहीं होगी तो रेंडर नहीं कराऊंगा। आया कुछ कुछ समझ? अब ये कंपोनेंट बी कैसा कंपोनेंट हो गया है? ये कंपोनेंट बी प्रोटेक्टेड कंपोनेंट हो गया है। सिर्फ इसीलिए प्रोटेक्टेड हो गया है क्योंकि ये अपने आप रेंडर नहीं होगा। वेरी गुड, ये रेंडर नहीं होगा। रेंडर कराना आपके हाथ में है। तो फिर क्या हम कंपोनेंट ए के अंदर जाकर कुछ इफ लगाकर अपनी कंडीशन के बेसिस पर इसकी रेंडरिंग कंट्रोल कर सकते हैं? तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा, यूजर अगर यूआरएल डायरेक्ट टाइप कर भी देता है तो? अगर वो डायरेक्ट टाइप कर भी देता है तो राउट के ही थ्रू तो चीजें डायरेक्ट होंगी। रिएक्ट तो राउट को कंसिडर करेगी, राउट से पूछेगी बताओ ये यूआरएल पे किसको हिट करना है। राउट बताएगा कंपोनेंट बी को हिट करना है। कंपोनेंट बी कंपोनेंट ए के अंदर बैठा है, तो पहले रेंडर कंपोनेंट ए होगा, और कंपोनेंट ए बी को रेंडर करने से पहले अपनी कंडीशंस देख लेगा, सेटिस्फाई हुई तो रेंडर करने देगा, नहीं तो नहीं करने देगा। एज सिंपल एज दैट। ऑल गुड? ऑल क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, ए में चेक कर लेंगे अपन लॉग्ड इन है कि नहीं है, या जो भी है, जो भी हमारी कंडीशंस है। है ना? ये तो लॉग्ड इन वाला तो सिंपल एग्जांपल है। प्रिविलेज एडमिन का है कि नहीं है, एडमिन पे जाने के लिए उसके पास एडमिन प्रिविलेज होना चाहिए। जो भी अपन कर सकते हैं। थीम समझ में आया? प्रोटेक्टेड कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं? है ना? वेरी गुड।
अब आते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज पे। पढ़िए अच्छे से हम लोग को क्या करना है। अच्छा ये पढ़ लीजिए, यही मेन थीम है। सही है। यहां पेरेंट कौन है? ऐप के कंपोनेंट ए। वेरी गुड, यहां पेरेंट है कंपोनेंट ए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो अब आप क्वेश्चन पढ़िए जो अब अपन करने जा रहे हैं। पढ़िए। पढ़ लिया? बहुत बढ़िया। ये है आपकी ऐप का यूआई। ठीक है, अगर मैं होम पे हूं तो होम कंपोनेंट रेंडर डायरेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं अबाउट पे हूं, अबाउट भी रेंडर हो जाना चाहिए। वेरी गुड। पर अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो आपकी एप्लीकेशन ये चेक करे कि मैं लॉग्ड इन हूं कि नहीं हूं। ध्यान दीजिएगा, लॉग इन करने के लिए मैंने एक बटन दिया हुआ है, राइट। और यूजर का इस बटन को क्लिक करना, बस क्लिक भर करना, मेरी तरफ से उसको लॉग इन करवा देगा। है ना, मैं पूरा डिटेल कोड नहीं ले रहा हूं कि लॉग इन करे तो फिर एक फॉर्म आए, उसमें वो यूजर आईडी पासवर्ड लिखे, वो सब हम प्रोजेक्ट में करेंगे। अभी के लिए अपन ये मानकर चल रहे हैं कि इस लॉगिन बटन का क्लिक होना यूजर को लॉगिन करवा देगा। इज दिस क्लियर? कोड लिखना तो हमारे हाथ में है ना, हम बिना यूजर आईडी पासवर्ड के लॉगिन कर दें, क्या फर्क पड़ रहा है? हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो जब तक यूजर इस लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं करता है तब तक हमारे लिए वो लॉग्ड इन नहीं है। तो अगर लॉगिन बटन पे क्लिक करे बिना वो प्रोफाइल पे क्लिक करे तो हम चाहेंगे हम उसे कहां भेज दें? हम चाहेंगे हम उसे होम पे भेज दें, वो सीधे होम व्यू पे आ जाए। पर अगर वो लॉगिन पे क्लिक करता है, लॉगिन पे क्लिक करता है और फिर प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो उसका प्रोफाइल खुलना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? तो उसका प्रोफाइल खुलना चाहिए। ठीक है, और ये भी आपने नोटिस करा होगा कि अगर उसने लॉगिन पे क्लिक करा, गॉट इट, और उसके बाद उसने प्रोफाइल पे क्लिक करा तो बटन का टाइटल लॉग आउट हो गया है। ये भी करा है हमने चेंज। और जब वो लॉग आउट पे क्लिक करेगा वापस तो पेज वापस ऐसा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? कितने कंपोनेंट बनेंगे? नॉट फाउंड को मत गिनो, 4 बनेंगे। उन्नति 4 बनेंगे। 4 क्यों बनेंगे? ये तो पेरेंट दिख रहा है तुम्हें, प्रोफाइल तो कहीं और से रेंडर होगी। यस और नो? हाँ, ये तो खाली क्लिक करने के लिए हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है, भले उसका नाम हम कुछ भी दें। गॉट इट? तो बनेंगे एक्चुअल में 4 कंपोनेंट, है ना। एक होम बनेगा, एक अबाउट बनेगा, एक हमारा कंपोनेंट ए बनेगा, एक हमारा कंपोनेंट बी बनेगा। हमारा कंपोनेंट ए वो होगा जो इस क्लिक पे रेंडर होगा। जी, वो इस क्लिक पे रेंडर होगा और वो खुद कुछ नहीं करेगा, वो बस 2 काम करेगा। जब वो रेंडर होगा तो वो ये देखेगा कि यूजर लॉग्ड इन है क्या। अगर लॉग्ड इन है तो वो कंपोनेंट बी को रेंडर करेगा। अगर लॉग्ड इन नहीं है तो वो कहां भेज देगा वापस? होम पे। इसका मतलब अपना खुद का कोई यूआई नहीं है उसका। आर यू गेटिंग दैट? वो खाली दिखाने के लिए एक लिंक दिया है हमने। स्टार्ट करें? वेरी गुड। सो इन सबको करते हैं अपन क्लोज। कमिंग बैक टू आवर मेन कोड, बनाते हैं सबसे पहले जरूरी कंपोनेंट्स। होम चाहिए, बिल्कुल। होम आपको चाहिए, अबाउट भी चाहिए। यस, अपन को अबाउट भी चाहिए, है ना। तो एक तो होम और अबाउट हमारे हो गए। नॉट फाउंड फिलहाल के लिए मैं हटा रहा हूं, मुझे इसकी जरूरत लग नहीं रही है, तो अपन इसको ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे तो आप रहने दें, डजेंट मैटर। ठीक है, यूजर डिटेल्स, लेट्स ड्रॉप इट। यूजर, लेट्स ड्रॉप इट। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे पास होम है और मैं एक अबाउट भी बना देता हूं। सो कंपोनेंट्स में गए, एक न्यू फाइल मैंने बनाई, about.jsx। ठीक है, और क्या बनाऊं मैं इन दोनों के अलावा? जल्दी से गाइड करिए। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मुझे और भी कुछ कुछ बनाना है, क्या क्या बनाऊं? वेरी गुड। इन दोनों के अलावा एक तीसरा मैं बना लेता हूं, प्रोफाइल। ये मेरा एक्चुअल कंपोनेंट है जिसको मैं क्या करने वाला हूं?
जिसको मैं हाइड करने वाला हूं, है ना, ये मेरा प्रोफाइल कंपोनेंट है। और मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा, उसको मैं रखूंगा प्रोटेक्टेड के नाम से। नाम प्रोटेक्टेड देना सिर्फ रिएक्ट का कन्वेंशन है, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप इसका नाम प्रोटेक्टेड ही दें। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, तो पेरेंट कौन है? प्रोटेक्टेड और प्रोफाइल में पेरेंट कौन है? वेरी गुड। ना 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 ना, प्रोफाइल चाइल्ड है। मैंने, आपने सुना नहीं मेरी बात। मुझे किसको छुपाना है? मुझे प्रोफाइल को छुपाना है, राइट? तो प्रोटेक्टेड मेरा पेरेंट है, प्रोफाइल मेरा चाइल्ड है। कंफ्यूज मत होइएगा सर, आपने प्रोफाइल का तो लिंक दिया हुआ है, तो लिंक में यूआरएल क्या देना है वो तो मुझे सोचना है ना। वो तो टेंशन मेरी है ना, कि मुझे इसके अंदर यूआरएल क्या देना है और कोड कैसे लिखना है। क्लियर है ना? तो जो मेरा प्रोटेक्टेड कंपोनेंट है वो प्रोफाइल के राउट से जुड़ेगा, मतलब राउट प्रोफाइल होगा और रेंडर प्रोटेक्टेड होगा। हाँ, राउट प्रोफाइल का मैं दूंगा, राउट समझ रहे हैं ना? राउट समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? राउट से, राउट मतलब पाथ। हाँ जी, बिल्कुल सही। पाथ में किसका दूंगा? पाथ में दूंगा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, पेन दिख रहा है मेरा? टेक्स्ट विजिबल है? हाँ, तो मैंने कहा पाथ मैं दूंगा प्रोफाइल का। यही तो ट्रिक खेलेंगे अपन। लेकिन ये पाथ जिस एलिमेंट से कनेक्टेड होगा वो प्रोटेक्टेड का एलिमेंट होगा। प्रोटेक्टेड के अंदर बॉडी में रैप किसको करूंगा मैं? प्रोटेक्टेड की बॉडी में रैप करूंगा प्रोफाइल। और तभी तो मैं कंडीशन लगा के डिसाइड कर पाऊंगा कि प्रोफाइल रेंडर होनी भी है कि नहीं। क्लियर है ना? और थोड़ा सा और प्रोफेशनली काम करेंगे हम एक कंपोनेंट और बनाएंगे। क्यों एक और क्यों? नैवबार। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको लगता है आप हर पेज पे एक नैवबार खुद कोड करेंगे? नहीं, आप चाहेंगे एक नैवबार नाम का कंपोनेंट हो जिसको हर जगह आप रीयूज कर लें। सही कह रहा हूं? है ना? तो बेटर है हम एक नैवबार कंपोनेंट बना लें और उसको अपने कोड के अंदर यूज कर लेंगे अपन। शुरू करें? रेडी? चलिए, तो सबसे पहले तो अबाउट से शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका अबाउट कंपोनेंट। ठीक, अबाउट कंपोनेंट के अंदर एज यूजुअल आरएफसी और टाइम बचाते हुए पिछले वाले के अबाउट को कर लेते हैं अपन कॉपी। तो ये हमारा एग्जाम्पल 10 वाला अबाउट हुआ, इसको हम एग्जाम्पल 11 पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक, ऐसे ही अब हमारा होम कंपोनेंट है। होम कंपोनेंट भी हमारा बिल्कुल प्रीवियस वाले जैसा है। तो अपन एग्जाम्पल 10 में चलते हैं, होम का भी डेटा कर लेते हैं कॉपी और हमारे वाले में कर देते हैं इसको पेस्ट। ये हमारा होम हो गया, ये हमारा अबाउट हो गया। ठीक है, चले आगे। ये दोनों आपके कंपोनेंट्स तैयार हो गए। अब आते हैं अपन नैवबार पे। नैवबार के अंदर क्या करना है? नैवबार के अंदर वो करना है जो आप अभी तक किस में कर रहे थे? जो आप अभी तक ऐप में कर रहे थे। ऐप में कर रहे थे ना आप, ये वाला कोड। ये पूरा कोड कहना है पुट इट इनटू नैवबार कंपोनेंट। यस, है ना? तो इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं और अपने नैवबार के अंदर इसको कर देता हूं मैं पेस्ट, ऑफ कोर्स एडिटिंग के साथ। ठीक, तो कुछ बदलना भी पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा आर एफ सी। ठीक, ये इसका रिटर्न स्टेटमेंट। इसके रिटर्न में रिटर्न करा देते हैं आप नैवबार। पहली चीज तो आपको लिंक चाहिए, नैव लिंक चाहिए। क्या लग रहा है नैव बार देखकर? नैव लिंक चाहिए? लिंक चाहिए ना? तो इन सबको लिंक कर देते हैं। वी डोंट नीड एनी नैव लिंक एनी मोर, लेट्स गो फॉर लिंक। ठीक, और यहां पर अपन लिख देते हैं इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। ठीक, ये आपका लिंक इंपोर्ट हो गया। इसको मैं कर देता हूं क्लोज, फुल व्यू आपको दिखेगा। ठीक है, अब अंदर का कोड देख लीजिए। क्या क्या चेंज करना है अपन को? कुछ चेंज करना है? यस, एक तो मेरे को नहीं लगता है कि मुझे कोई क्लास नेम की जरूरत है, तो मैं क्लास नेम हटा दूंगा। ठीक है, राइट? इसके अलावा आई पुट सम स्टाइलिंग।
क्योंकि अब ऐप डॉट सी एस एस तो ऐप के अंदर रहेगी, वो तो आप यूज कर नहीं रहे हो, तो आपको पैडिंग यही देनी पड़ेगी, या फिर आप इसकी सी एस एस अलग बना दो, एज यू विश। ये भी क्लियर है? तो मैंने कह दिया पैडिंग 10 पिक्सल्स। गौर करिएगा, पी एक्स बोला इसलिए डबल कोट लगाए मैंने, गॉट इट। इसके बाद मैंने यही स्टाइल कॉपी करके बाकियों में भी कर दिया पेस्ट। ठीक है। अच्छा, कितने लिंक रहेंगे आपके ऊपर? 3 लिंक रहेंगे। यस, तो होम और अबाउट तो जैसे देख रहे हैं वैसे ही होंगे, है ना। तीसरा जो आपका लिंक है वो रहेगा आपका प्रोफाइल के नाम से। नाम पे मत जाइएगा, लिंक आपका प्रोफाइल है। रेंडर कौन होगा? रेंडर प्रोटेक्टेड होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोफाइल, ये हमारा नैव तैयार हो गया। उसके बाद नैव बार को हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक, अब आते हैं अपन ऐप डॉट जेएसएक्स पे। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐप डॉट जेएसएक्स। बताइए क्या करेंगे ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर अपन? इसको करते हैं क्लोज। ये सब तो चाहिए नहीं अब आपको, ये यूजर वगैरह। शैल आई ड्रॉप इट? यस, इसको तो आप हटा दीजिए। शुरुआत किससे होगी ऐप डॉट जेएसएक्स की? सोचिए सोचिए सोचिए। शुरुआत इसके रिटर्न में किससे करेंगे? अब ये पूरा हटाकर कैन आई रेंडर दैट नैव बार? यस, आई कैन डू दैट। अब एक कंपोनेंट हमने बना लिया है तो उसका फायदा उठाएं। सो आई गो फॉर रेंडरिंग अ नैव बार। ठीक है, ऑटो इंपोर्ट काम कर नहीं रहा है तो खुद ही करना पड़ेगा इंपोर्ट। पता नहीं नमन क्यों नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, कभी चलता है कभी बंद हो जाता है। सो we'll have to import this, import navbar from डॉट फॉरवर्ड स्लैश component स्लैश navbar। ठीक है, ये हमारा navbar आ गया। अब ये बताइए, ये जो navbar है, इस navbar के साथ आपको कुछ और भी चाहिए? देखिए देखिए यूआई में देखिए ध्यान से, navbar से तो इतना कंपोनेंट आ जाएगा। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। ये तो navbar आ गया आपका। इस navbar के नीचे डू यू नीड दिस बटन? यस, तो एक बटन भी बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक, बटन बना देंगे अपन। ठीक है, वेरी गुड। एक की दो? दो बनाने पड़ेंगे। दो क्यों बनाने पड़ेंगे, दिख तो एक ही रहा है। तो भाई कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे हम। आर यू गेटिंग दैट? कंडीशनल रेंडरिंग करेंगे। और आप मेरे को ये भी बोल सकते हैं सर तो भी दो क्यों चाहिए आपको? हाँ, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं प्रत्युष। आप मुझे बोल सकते हैं सर क्यों दो चाहिए आपको? अपन को खाली टाइटल ही तो बदलना है, लॉग इन का लॉग आउट ही तो करना है। नहीं, अपन को इवेंट हैंडलर भी बदलना है। जब लॉग इन वाला बटन क्लिक होगा तो एक अलग इवेंट हैंडलर चलेगा जो लॉग इन करवाएगा, और जब लॉग आउट वाला बटन क्लिक होगा तो एक अलग इवेंट हैंडलर चलेगा जो लॉग आउट करवाएगा। आ रहा है समझ? अगर मैं एक इवेंट हैंडलर बनाऊंगा तो फिर दुनिया भर के इफेल्ट्स लगेंगे। लॉग इन क्लिक हुआ तो ये करो, लॉग आउट क्लिक हुआ तो वो करो, फिर मुझे बटन को आईडी वाईडी कुछ देकर पहचानना पड़ेगा। पहचानूंगा कैसे मैं? नहीं तो एक इवेंट हैंडलर दो बटन को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? इसलिए इफेल्ट से बचने के लिए बेटर है कि अपन अपनी तरफ से क्या कर दें, बेटर है अपन अपनी तरफ इफ तो लगाना ही पड़ेगा ना नवीन। फिर अगर टेक्स्ट भी चेक करूंगा मैं तो इफ तो लगेगा ना, है ना। वेरी गुड। तो इसके लिए मैं दो बटन बना लूंगा, है ना, और दो बटन को दो इवेंट हैंडलर से कनेक्ट कर दूंगा। अच्छा, दूसरी बात, लॉग इन लॉग आउट करोगे कैसे? तो बहुत सिंपल, आपको यूजर आईडी पासवर्ड तो ले नहीं रहे हो, तो हम लोग स्टेट का फायदा उठाएंगे। क्या फंक्शनल कंपोनेंट्स के पास स्टेट होती है? हाँ होती है। किससे आती है? तो जवाब है एक हुक से आती है जिसका नाम है यूज स्टेट। हम लोग इस हुक के अंदर एक बूलियन वेरिएबल रखेंगे और इस बूलियन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू फॉल्स। इसका मतलब जब बटन क्लिक होगा, अगर बूलियन वेरिएबल ट्रू होगा तो हम मान लेंगे कि यूजर लॉग्ड इन है, और अगर बूलियन वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा तो मान लेंगे कि यूजर लॉग्ड आउट है ना। वेरी गुड, तो सबसे पहले स्टेट ही बना ली जाए। ठीक, वेरी गुड। तो क्या लिखा जाए, पहला स्टेटमेंट बताइए। कॉन्स्ट फॉलोड बाय इज लॉग्ड इन, राइट, ये मेरा वेरिएबल, कॉमा गेट, या सेट करना चाहिए अपन को, सेट इज लॉग्ड इन। ठीक, ये हो गए मेरे दोनों वेरिएबल्स जो मेरे को यूज स्टेट से मिलेंगे। ठीक, और यूज स्टेट को कुछ इनिशियल वैल्यू, तो अपन इसको नल पास कर देते हैं, चलेगा। नल भी तो क्या होता है, नल भी तो क्या होता है, वेरी गुड, फॉल्सी का पार्ट है ना नल। जावास्क्रिप्ट के परिवार में 5 है ना, जो फॉल्स ना होते हुए भी फॉल्स हैं, उनमें एक नल भी आता है। तो आप नल दे दीजिए, फॉल्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नल दे दिया है।
ठीक है, तो अब ये जो हमारा इज लॉग्ड इन है ये स्टेट वेरिएबल है। यस, ये हमारा स्टेट वेरिएबल है और ये हमारा स्टेट का इवेंट हैंडलर है। ये भी क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब क्या करा जाए? अब बना लिए जाए दो इवेंट हैंडलर फंक्शंस, है ना। एक का नाम मैं दे देता हूं हैंडल लॉगिन। हैंडल लॉगिन इज इक्वल्स टू, क्या करेगा ये? वेरी गुड, सेट तो करेगा, बिल्कुल ठीक। ये कहेगा सेट इज लॉग्ड इन और पास कर देगा ट्रू। दूसरा अपन बना लेते हैं हैंडल लॉग आउट। ये भी हमारा फंक्शन है। ये क्या करेगा? ये भी सेट इज लॉग्ड इन को कॉल करेगा, पर ये पास कर देगा फॉल्स। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आपने जो नैव बार बनाया है उसके ठीक नीचे आइए। यहां पर क्या करेंगे? यहां आकर आप, यहां आकर अब आप चेक करिए। हाँ, बटन बनाने से पहले कंडीशनल रेंडरिंग तो करनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट बटन नहीं बनेगा ना, कंडीशन तो लगेगी ना। वेरी गुड, तो क्या लगेगा? टर्नरी लगेगा कि एंड और लगेगा? नहीं मुनीब, टर्नरी लगेगा। एंड अपन तब लगाते हैं जब अपन को कभी कुछ रेंडर करना हो, कभी कुछ ना करना हो। आपके साथ ऐसा है कि कभी आपको बटन चाहिए, कभी आपको बटन नहीं चाहिए? नहीं, आपके साथ ऐसा है कभी आपको लॉगिन बटन चाहिए और कभी आपको लॉग आउट चाहिए। तो ये करने के लिए अपन यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कंडीशनल रेंडरिंग, है ना। बटन तो हमेशा चाहिए, सिर्फ आपको अलग अलग बटन बताने, या तो लॉगिन या तो लॉग आउट। ठीक, और ये कंडीशन आपकी क्या इस स्टेट वेरिएबल पे निर्भर करेगी? हाँ जी, तो अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो क्या रेंडर कराना चाहेंगे आप? अगर इस लॉग्ड इन की वैल्यू ट्रू है तो मैं रेंडर कराना चाहूंगा बटन विद द टाइटल लॉगिन। और अगर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है तो मैं रेंडर कराना चाहूंगा बटन विद द टाइटल लॉग आउट। क्या कहना है आपका? समझ आया? ये मेरी कंडीशनल रेंडरिंग हो गई। हाँ, आ रहा हूं आ रहा हूं। इज लॉग्ड इन, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो मैं इसको नोट कर दूं अभी? ठीक है, नोट कर देते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नॉट इज लॉग्ड इन, तो लॉग इन का बटन आए, नहीं तो लॉग आउट का आए। आप ही बताइए इनके इवेंट हैंडलर सेटअप होंगे? यस, तो इस बटन पे लगा देंगे अपन ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, और अंदर हमने बना रखा है किस पे क्लिक, कौन सा इवेंट हैंडलर चलना चाहिए? इसके लिए चलना चाहिए हैंडल लॉगिन। और ये जो दूसरा वाला है, इसके ऑन क्लिक पे हम लोग चला देंगे हैंडल लॉग आउट। ये हो गए आपके बटन सेटअप। क्या कहते हैं, क्लियर है? ऑल गुड, बहुत बढ़िया। अब आता है मेजर मेजर पार्ट। ये ऐसे ही रहेगा फॉरवर्ड स्लैश होम, इसी से जाओगे? यस, होम इसी से जाएंगे। फिर इसके बाद अबाउट बना देते हैं, इसी के नीचे एक अबाउट ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारा अबाउट हो गया। प्रोफाइल हमारा बीच में था क्या? प्रोफाइल हमारा बीच में था, इसका मतलब अपन को नैव में थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये ऊपर आएगा। ठीक, और यहां पर अब हम लोग अबाउट को ले चलते हैं लास्ट में। ये हमारा अबाउट वाला पाथ हो जाएगा, पाथ फॉरवर्ड स्लैश अबाउट, और यहां से रेंडर करा देते हैं अपन अबाउट को। ये भी क्लियर है? ठीक, नॉट फाउंड की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, अब आती है बात प्रोटेक्टेड राउट कैसे बनाते हैं। तो प्रोटेक्टेड राउट बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले राउट लिखेंगे, ध्यान देना। ठीक है, यहां बना रहा हूं मैं प्रोटेक्टेड राउट। ये हो जाएगा स्लैश प्रोफाइल। ठीक है, स्लैश प्रोफाइल के बाद जो मैं एलिमेंट रेंडर करूंगा सब हटा दूं, आपको कंफ्यूजन ना हो, फ्रेश लिखता हूं मैं। तो यहां मैंने कहा राउट, राउट के बाद पाथ मेरा हो जाएगा इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड स्लैश प्रोफाइल। क्लियर है? ठीक, इसके बाद मैं लिखूंगा एलिमेंट। सारा खेल यहीं खेलेंगे अपन। इज इक्वल्स टू करली ब्रेस, इसको बोलूंगा भाई अगर प्रोफाइल आए ना तो रेंडर तुम इस प्रोटेक्टेड कंपोनेंट को करना। ठीक है, और इस प्रोटेक्टेड कंपोनेंट की बॉडी के अंदर मैं प्रोफाइल को रेंडर कराऊंगा। आ रहा है समझ? आर यू गेटिंग दैट? ठीक है, इसके बाद अपन राउट को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब ये बताइए, ये जो प्रोफाइल है ये अपने आप रेंडर होगा कि प्रोटेक्टेड इसको रेंडर करवाएगा?
बिल्कुल रमन, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। प्रोटेक्टेड करवाएगा किस आधार पर? इस आधार पर कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है। तो प्रोटेक्टेड को कैसे मालूम चलेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है? प्रोटेक्टेड तो अलग कंपोनेंट है। वेरी गुड, प्रोटेक्टेड को पास करना पड़ेगा एक प्रॉप, करना पड़ेगा। यस, और वो प्रॉप होगा हमारा इज लॉग्ड इन। आ रहा है समझ? इसका मतलब ये जो प्रोटेक्टेड कंपोनेंट है इसके पास दो प्रॉप्स होंगे। एक इज लॉग्ड इन, मतलब एक प्रॉप होगा जिसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी, एक इज लॉग्ड इन के नाम से और एक प्रोफाइल के नाम से, नई उन्नति, चिल्ड्रन के नाम से। यही तो ट्विस्ट है। प्रोफाइल प्रोफाइल के नाम से नहीं जाएगा, प्रोफाइल चिल्ड्रन के नाम से जाएगा। हाँ, चिल्ड्रन में प्रोफाइल बैठा होगा। क्लियर है? तो आप सोचो, जब यूजर प्रोफाइल वाले लिंक पे क्लिक करेगा तो रेंडर प्रोटेक्टेड होगा ना। बचा लिया ना आपने प्रोफाइल की रेंडरिंग। बस प्रोटेक्टेड आपके हाथ में है। आपको क्या कंडीशन डालनी है उससे डिसाइड करो, आपको रेंडर करवाना है नहीं करवाना है। क्लियर? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफाइल की। प्रोफाइल में तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, ये तुम्हारा सिंपल है। RFC से इसको रेंडर कर देते हैं। किसी का भी कोड कॉपी कर लेते हैं अपन, अबाउट अबाउट किसी का भी, अबाउट का ही कर लेते हैं। चलो, ये मैंने अबाउट का कोड कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया प्रोफाइल के अंदर। ठीक, इसको मैंने कर दिया प्रोफाइल व्यू। ठीक, तो प्रोफाइल तो हमारा सिंपल है, यहां तक तो कोई टेंशन है नहीं। अब बात आती है प्रोटेक्टेड में क्या करा जाएगा। तो पहले तो RFC। ठीक, अब आप बताइए प्रोटेक्टेड को क्या करना है। सबसे पहले प्रोटेक्टेड को प्रॉप्स रिसीव करने होंगे, इसको प्रॉप्स मिले। ठीक, डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। दोनों प्रॉप्स के ही अंदर है, तो एक आपका इज लॉग्ड इन है ना, और दूसरा आपका चिल्ड्रन है। यही दो है ना प्रॉप्स के अंदर। ये आपने प्रॉप्स को डीस्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, ये जो इज लॉग्ड इन है ये बुलियन है, तो आप लिखेंगे इफ नॉट इज लॉग्ड इन। अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब यूजर लॉग इन है कि नहीं है? नहीं है। तो आपको यूजर को कहां नेविगेट करना होगा? आपको यूजर को नेविगेट करना होगा होम पे। सुनना आप ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। आप अभी तक नेविगेट कराने के लिए यूज नेविगेट हुक का इस्तेमाल करते थे, और आप कुछ ऐसे लिखते थे, लेट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट लिखते थे, है ना। और अंदर लिखते थे फिर आप नेविगेट, और नेविगेट में आप फॉरवर्ड स्लैश दे देते थे। ये था ना आपका तरीका अभी तक का। ये तरीका अब नहीं चलेगा। कोई मुझे बताएगा क्यों नहीं चलेगा? हाँ प्रत्युष, नहीं हो रहा है ना, वेरी गुड। तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो क्या पैरेलल? यस, नहीं होगा है ना। आप सोचो क्यों नहीं होगा, कैन यू टेल मी प्रत्युष क्यों नहीं हुआ? कैन एनीवन टेल ये कोड क्यों फेल हो रहा है? सोचो प्रत्युष, बिल्कुल बेसिक ऑफ रिएक्ट है, बिल्कुल बेसिक। देखो, ये जो प्रोटेक्टेड है, क्या ये एक कंपोनेंट है? क्या हर कंपोनेंट को कुछ रिटर्न करना पड़ता है? रिएक्ट की शर्त है, बिल्कुल शर्त है। आप कुछ रिटर्न कर रहे हो इस पीस ऑफ कोड से? नहीं कर रहे हो ना, इसलिए रिटर्न नहीं हो रहा है। अब आप मेरे को ही बोल सकते हो, ठीक है सर तो मैं इसके आगे रिटर्न लिख देता हूं। तो प्रत्युष याद करो, कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट कुछ भी रिटर्न करता है या JSX रिटर्न करता है? JSX रिटर्न करता है ना। ऐसे कैसे आप रिटर्न कर दोगे? और दूसरी बात, ये जो नेविगेट फंक्शन है इसकी रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड है, मतलब ये कुछ रिटर्न करता ही नहीं है। तो एक्चुअल में पता है क्या रिटर्न हो रहा है यहां से? अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है। और तुम्हारा पेज ब्लैंक आ रहा होगा, ब्लैंक आ रहा है ना पेज, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अनडिफाइंड रेंडर हो रहा है, और अनडिफाइंड को रिएक्ट कभी दिखाती नहीं है। याद है, रिएक्ट ट्रू फॉल्स अनडिफाइंड इनको कभी रेंडर नहीं करती। ठीक है, तो अब हमारी मदद कौन करेगा? अब हमारी मदद नेविगेट का JSX वर्जन करेगा। ये कौन है? तो ये जो रिएक्ट राउटर है ना, इसके पास एक नेविगेट नाम का कंपोनेंट अवेलेबल है। जैसे लिंक एक कंपोनेंट है, जैसे नैव लिंक एक कंपोनेंट है, जैसे आउटलेट एक कंपोनेंट है, ऐसे ही याद रखिएगा हमारे पास एक नेविगेट नाम का भी कंपोनेंट है।
क्या फर्क है इसमें और यूज नेविगेट में? एक ही सबसे बड़ा फर्क है, नेविगेट एक कंपोनेंट है। तो क्या हम लोग नेविगेट को रिटर्न के साथ लिख सकते हैं अगर ये कंपोनेंट है तो? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन बताना तो इसको भी पड़ेगा ना कि किधर नेविगेट करना है। बताने के लिए इसके पास भी एक टू होता है जो हम यहां पर ऐसे लगा देते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। और ये वाले इफ में अगर अपन नहीं गए, अगर इस वाले इफ में अपन नहीं गए, ध्यान से सुनना, तो हमें क्या करना है? तो क्या हमें प्रोफाइल पे भेजना है? वेरी गुड। क्या वो प्रोफाइल आपके पास चिल्ड्रन के नाम से है? क्या चिल्ड्रन भी एक कंपोनेंट ही है? हाँ है, होने को तो वो अपने आप में एक प्रॉपर्टी है तो अपने आप में एक कंपोनेंट ही ना। वेरी गुड। तो जैसे ही आप रिटर्न चिल्ड्रन लिखेंगे, कौन रेंडर हो जाएगा? प्रोफाइल रेंडर हो जाएगा। इट्स एज गुड एज राइटिंग दिस। ये इसको लिखने के बराबर है। डू यू एग्री विद मी? ये इसको लिखने के बराबर है। बस आपको नाम प्रोफाइल का ना लिखकर चिल्ड्रन का लिखना है। क्लियर हुई ये बात? आ रहा है समझ में पूरा कोड? ठीक है, अब मैं आप पे एक चीज छोड़ता हूं, पता करके आना। ये जो नेविगेट है, इसके साथ एक प्रॉपर्टी और यूज की जाती है और उसका नाम है रिप्लेस। जब आप मेरे से मिलेंगे ट्यूसडे, तब आप मेरे को कहानी सुनाना रिप्लेस क्या करता है। ठीक है, कर देंगे इतना पता। एक प्रॉप यूज करते हैं अपन यहाँ, रिप्लेस। तो बताइएगा रिप्लेस क्या करता है रिएक्ट राउटर के अंदर। तो बस इस एग्जांपल पे हमारा रिएक्ट राउटर फिनिश। अब ट्यूसडे से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होगा, वन ऑफ द वेरी वेरी टिपिकल चैप्टर्स इन रिएक्ट, एंड दैट इज रिडक्स। ठीक है, दो चीजें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक होता है स्टेट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। दोनों पढ़े हैं आपने रिएक्ट में, यूज स्टेट और यूज कॉन्टेक्स्ट। बस ये दोनों रिवाइज करके आइएगा, इनसे मिलता जुलता कोड अपन को रिडक्स के अंदर मिलेगा। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके बिना प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। कैन नॉट वी रिटर्न होम डायरेक्टली? कैसे? मैं समझा नहीं। हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, लेकिन होम का नाम लेकर करने का फायदा क्या है? आप तो राउटिंग कर रहे हो ना, आप तो राउटिंग कर रहे हो ना। तो राउटिंग तो वो अपने पाथ से पहचानेगा ना, कंपोनेंट के नाम से थोड़ी पहचानेगा। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। नोट्स कर दिए मैंने अपलोड, आज वाले हो गए। आई मीन डायनेमिक राउटिंग हो गई, आप चेक कर लो। ये वाले अभी कर देता हूं मैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर।